go through it, not confined to this only. For the otherwise, आप उसके थ्रू भी जाएंगे, वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कॉमन इंस्ट्रक्शन क्या पास किया जाए, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग द कॉमन इंस्ट्रक्शन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ये कॉमन इंस्ट्रक्शन में ये क्लियर है कि ऑनेस्ट अटेम्प्ट आपके होने चाहिए, जेन्युइन कनेक्शन होना चाहिए, वेल मैनर्ड एंड प्रॉपर फॉर्मेटेड होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, सबसे बड़ी बात, एवरीथिंग वुड बी इंस्ट्रक्टेड इनटू द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन वुड बी गिवन इनटू द क्वेश्चन, राइट। ड्राफ्टिंग को ड्राफ्ट करने के लिए, आपके टाइम को बचाने के लिए अभी तक आपको ये लिख दिया जाता था क्लियरली कि ड्राफ्ट एन एसएलपी, ड्राफ्ट रेट। लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर कट मैसेज कम्युनिकेट किया फॉर अक्रॉस द बोर्ड टू द बोर्ड एंड कमिटी आल्सो, योर बोर्ड एंड कमिटी आल्सो, जो ये कि एक क्वेश्चन रिट है या ट्रांसफर है, ये क्लियर नहीं किया गया। इट वाज द रिट, बट एक वर्ड उसमें यूज कर दिया गया, ट्रांसफर of cases, FIR, transfer of FIR from one place to another, and lot of person were confused. सिर्फ छोटा सा ये वर्ड, इट्स अ ग्रेट केस स्टडी, पूरे आधे से ज्यादा एग्जामिनर को, यानी कुल मिलाकर के 1200 के आसपास लोग अपियर हुए थे, 400 के रिजल्ट हैं, और इस पेपर में पास करने वाले शायद 600 या 700 हों, 500 एग्जामिनी who is the 4-year practitioner, 1 year trained at least, वो ये डिस्टिंग्विश करने में फेल हुए, और ये इट वाज द चेक पॉइंट। और इस तरीके की चीज को क्वेश्चन में क्यों नहीं इंसर्ट किया जाए कि आप खुद डिसाइड करें और स्मार्टली डिसाइड करें, और ये डिसीजन बहुत जरूरी है फॉर योर फर्दर प्रोफेशनल कैरियर एज एन एवार। इसलिए उन्होंने क्लियरली इस बार सेट कर दिया है कि वी विल नॉट से कि व्हाट ड्राफ्टिंग विल गो, यू हैव टू डिसाइड, एंड इफ यू विल डिसाइड द रॉन्ग, एसएलपी बनता है, अपील तो कोर्ट में फाइल कर नहीं पाएंगे, वहां तो विड्रॉल है, एक मैंने चीज रजिस्ट्री है चेक करने के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट कोर्ट में आपका लगेगा और वही डिस्कशन है, विड्रॉल नहीं अलाउड। एक चीज यहाँ जो भी आप एग्जाम में लिखेंगे इट वुड नॉट बी अलाउड एक चीज नाउ। एक चीज हमको भी याद आ रहा है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट के ये सेल डीड या इस पे एडवांस के संबंध में के एग्जाम्पल साइट करते हुए उन्होंने उस मतलब किन्होंने? अ, कौन थे, भरूका साहब के साथ एक और कौन थे, चौहान सर। चौहान सर, हाँ। उन्होंने फैक्ट्स को दिया था कि मनी एडवांस दिया गया तो उसको उस पे क्वेश्चन लिव ऑफ इट, अब आप समझ गए, हाँ आप रहने नहीं, दीजिए मुझे, मैं क्वेश्चन समझ ऑफ गया, लॉ और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे फ्रेम मैं हो। समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया सर, आप मुझे थोड़ा सा पॉइंट कहने दीजिए। एग्जैक्टली जरा मैं समराइज कर लूँ, वहाँ पर 2 लेक्चर था। एक लेक्चर में चौहान साहब ने लेक्चर शुरू किया, चौहान सर ने प्रॉपरली जुरिडिक्शन पॉइंट से शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या क्या है, ही टच्ड इवन 143 आल्सो, और बहुत सारे पार्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, स्टैट्यूटरी अपील, एपलेट जुरिडिक्शन, he talked about the entire jurisdiction, and I guess whatever discussed in the first paper, वो डॉक्यूमेंट जुरिडिक्शन वाला उनके सामने रख दिया जाए, तब वहां पर आएंगे। एंड देन एग्जैक्टली ही डिस्कस अबाउट his own experience. His experience was crucial in some point, and it's the most important part for us also, कि एग्जैक्टली रिट में हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड ऑफ द सिटीजन और समवन, राइट। Does this fundamental right is also challengeable of and privileged class person like parliament members? उनके फंडामेंटल या गवर्नर्स, उनके साथ यदि गलत हो जाए, या चीफ मिनिस्टर, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, डज दिस पर्सनल or authority also has the fundamental right?
or the fundamental right is only for the citizen? Does the institution has the fundamental right? Question is there. और ये बहुत ही फाइन लाइन है और यहाँ पर पसीने आपके छूटेंगे. And the same experience is shared by Dr. Chauhan. So be careful. Oh my God. Should I close this discussion? सर ये एडीवी लिखा हुआ है, नाम भी नहीं है. Even the name is also not there now. How can you address them? सर आप अपने एंड से इसको म्यूट कर दें प्लीज. म्यूट तो कर दें, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन अजय जी? तब नॉर्मल 2 डिवाइसेस पे लॉग्ड इन है ये. हाँ, अभी तुरंत मैं कर रहा हूँ. Removed. Sir, may I, sir? Yes, I removed. Sir? Yes, ma'am. Sir, he also said that we need to be thorough with the sections. That's correct. That's correct. I am coming one by one. The question is this कि उनका जो एक्सपीरियंस शेयर था उससे हमको क्या मिला? एक एक्सपीरियंस है कि these are the certain crucial point you need to address them, and if you are writing the SLP, तो SLP के अंदर structured, proper structured, even the prayer you should not be disturbed. Main prayer you need to write only a specific prayer for the interim. However, if you will come to the drafting of anything, otherwise the SLP, even the writ, appeal, so there is a very crucial role of that, and which is called the prayer. So prayer should be, must be, not should be, it must be very specific and very clear and very complete. कुछ छूटना नहीं चाहिए. कोई प्रेयर छूट गया, इसका मतलब ये है कुछ स्पेशल प्रेयर है जिसको लेकर के आप ये छूट गया, और सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर को डिफेंड नहीं कर पाएंगे. सो प्रेयर इज बहुत केयरफुली डिजाइन करने की चीज होती है जो आपके क्लाइंट का रिलीफ होता है. सी ही फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. और प्रेयर में आपको केस टू केस ये डिसाइड करना पड़ेगा, does this fit for the mandamus, certiorari, habeas corpus or otherwise, or quo warranto or otherwise. और कई बार वो कहीं फिट नहीं बैठेगा और आप समझ चुके हैं कि 5 के अलावा छठा नहीं रेट है और ऑर्डर और ये नहीं हो सकता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्टिकुलर प्रोविजन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये हो सकता है, तब आप वहां पीरियड को उस तरह से भी इंक्लूड करेंगे और लिखेंगे कि इंक्लूड सिमिलर दिस और सिमिलर नेचर ऑफ ऑर्डर. प्रेयर लिखना एक आर्ट है जो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. उन्होंने उस चीज को डिस्कस किया, बट लेटर ऑन मिस्टर वारुका ने जो ब्रेक किया वो बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. इट वाज अ प्रॉपर गाइडलाइंस. और सर ने आपको क्लियरली एक चीज पहले भी मेंशन कर दिया गया है, और ये कॉमन कंक्लूजन जो इस सारे डिस्कशन से निकल करके आता है वो ये है कि वी विल फोकस ऑन द क्वालिटी. We are not going to be a mechanical test to do the mechanical test of the candidate. Number one. Number two, उन्होंने प्रेस किया, एम्फेसिस किया एम्फेसिस किया
लेकिन वो नहीं करने की भी जरूरत थी कि आपकी क्वालिटी चेक की जाएगी, क्वांटिटी नहीं। वारुका सर ने एक फॉर्मेट के बारे में ब्रेक किया कि देयर वुड बी द टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, one is part A, another is part 2. There would be general instruction on the question paper. You must have to read of the general instruction where it would be break about the part 1 and part 2 condition also. Then one part will contain 4 drafting questions. Part 2 will contain again 4 drafting questions. But the thing is this, there would be one question compulsory and other may have certain options. एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने नोटिस किया है और आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके नोटिस कर सकते हैं इस चीज को, और मैं अभी इसको ब्रेक करके मैं यहाँ ये बतला रहा हूँ। अल्टीमेटली जब ऑप्शन दिया जाता है, एक क्रिमिनल एसएलपी ड्राफ्ट करना था, उसके ऑप्शन में दूसरा यदि आपको दिया जाए तो वो क्या दिया जाएगा? सिविल तो नहीं दिया जाएगा, वो क्रिमिनल अपील दे दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यदि एक सिविल या फिर क्रिमिनल में आपको काउंटर दे दिया जाएगा कि काउंटर फाइल करो। अच्छा, एक ये भी कंफर्म है, एपलेट जुरिडिक्शन के ऑप्शनल के लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं मिक्स किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको क्रिमिनल एसएलपी लिखने के लिए बोला, क्रिमिनल ट्रांसफर थोड़ी दे दिया जाएगा उसके ऑप्शन में, ये नहीं तो ये कर लो। सो क्वेश्चन ये है, आप कन्फाइन रहे कि ट्रांसफर एक अलग जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल रिट एक अलग जुरिडिक्शन है। रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, यहाँ ड्राफ्टिंग के अंदर पिटिशन जाता नहीं है। आपके पिटिशन जाते हैं 32 में और 131 जाता है, और अभी तक का ईओआर एग्जाम का इतिहास है, सिर्फ एक बार 131 के सूट पूछे गए थे। जयदीप गुप्ता सर ने उसको क्वेश्चन फ्रेम किया था, शायद एक आध बार और हो, मेरे नॉलेज में एक बार है। इसीलिए 131 के एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, नील है, लेस है, क्योंकि ये सारी चीज ऐड करने के बाद ना प्रेशर और मल्टीप्लाई होने लगता है। एसएलपी हर हालत में पूछे जाएंगे, रिट हर हालत में पूछे जाएंगे, अपील हर हालत में पूछे जाएंगे, टीपी हर हालत में पूछे जाएंगे, एंड दीज आर द ऑब्वियस हाई फ्रीक्वेंसी थिंग। इन दोनों को, तीन चीज जो हमने बोला, इन तीनों को आप सिविल और क्रिमिनल में अलग अलग ले सकते हैं। रिट का जो क्रिमिनल है और इवन रिट का जो क्रिमिनल है वो हैबियस कॉर्पस यूजुअली हो जाता है, और एक और टर्म है पीआईएल, सो उसको भी आप ब्रेन में रखेंगे। ये 4 पॉइंट एकदम क्लियर है, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। और मे नॉट बी नेसेसरी कि आपको वहां पर कुछ अलग तरीके का कंपलसरी और ऑप्शनल में मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपलसरी एंड ऑप्शन का हिसाब किताब। आप ये मान लीजिए दोनों ग्रुप का एक क्वेश्चन कंपलसरी है। सपोज कर लीजिए दिस इज द टफेस्ट सिचुएशन, मान लीजिए कि ग्रुप ए में कोई कंपलसरी ना हो और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस में ब्रेक किया गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, टाइम जो मैनेजमेंट था हम लोगों का वो ये था 30 मिनट, 20 को नंबर मार्क्स के लिए 30 मिनट्स। हर आधे घंटे में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। यानी 20 मार्क्स यू हैव टू कंप्लीट फॉर एवरी 30 मिनट्स, कीप इन माइंड। तो आप ये रेडी रहिए कि पहले आपको सिविल करना है या क्रिमिनल करना है। क्रिमिनल भी करना है तो रिट करना है, टीपी करना है, एसएलपी करना है या रिप्लाई करना है।
इस पे आपको तैयार रहना पड़ेगा, और इतना आप लोग तैयार हैं, नथिंग इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज रेडी। हाउ? आपको मैं बताऊंगा आने वाले समय में। और इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपको लिखना है और अंत तक लिखना है और पूरा लिखना है, एटलीस्ट फॉर्म 28 से। ये रेफरेंस पॉइंट पे मैं यदि कहूं तो फॉर्म 28 का पूरा स्टार्ट फ्रॉम ऊपर अप टू डाउन, certificate, affidavit, these are the secondary part. This is not part into the quality, it's a quantity. तो एक बार वो टेस्ट करके छोड़ा जा सकता है, बाकी समझ में आ जाएगा कि हाँ ही विल डू, रिप्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन में इसको इंसर्ट करते कि इसमें सर्टिफिकेट भी लिख दीजिए, इसमें एफिडेविट भी लिख दीजिए, और अदरवाइज हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो क्लियर है कि वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि ही इज एबल टू, इनफ कैपेबल टू राइट एफिडेविट और सर्टिफिकेट, इजंट इट? दूसरा पार्ट, ये उन्होंने एम्फसाइज किया है कि द ड्राफ्टिंग पेपर वुड बी प्योरली अप्लाइड। इट्स अ क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड मैसेज फॉर यू। कि वो स्पेशल अटेंशन यहाँ देने जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ड्राफ्टिंग इज ऑलरेडी प्योरली अप्लाइड पेपर, नथिंग न्यू टू प्रेस देम कि ये अप्लाइड है। यहाँ एप्लीकेशन ही होता है, आपको एक केस दे दिया जाएगा और उसी केस का डिस्कशन करना है। अप्लाई है ना, जो लॉ आपने सीखा इन द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इन जुरिडिक्शन, इन रूल एंड रेगुलेशंस, वो सारे लॉ को आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे ऑन केस टू केस बेसिस, दैट्स व्हाट द अप्लाइड। और उसके बगैर ड्राफ्टिंग होने नहीं है। सो वट एवर डेटा वुड बी गिवन टू यू, वहां से क्या उठा करके कहाँ रखना है और कैसे उसको एक अरेंज फॉर्मेट पे रैप करना है, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्टिंग। उनको तो पता होना चाहिए ना कि ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट हमने बताया है कि फर्स्ट सेकंड पैरा इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन क्वेश्चन ऑफ लॉ मुझे देखना होगा तो मैं वहां जाऊंगा, फैक्ट देखना होगा तो मैं बाहर जाऊंगा, इश्यूज देखना है, सिनॉप्सिस देखना है तो सर्टेन प्लेस है। बट एक चीज याद रखिएगा, फॉर्म 28 के अलावा या along माने with due modification when as and when required as petition to petition, उसके साथ आप सिनॉप्सिस जरूर लिखेंगे, चाहे वो पूछें या ना पूछें। It will reflect your understanding clearly regarding the case। ठीक है, ये मेरे तरफ से एडिशन है जो आप उनको देंगे, एंड 5 मिनट से ज्यादा इस सिनॉप्सिस पर आप एक्सपेंड नहीं करेंगे। 1 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी रिपीटेशन वर्ड नहीं होना चाहिए कि ये इम्पुंग जजमेंट चैलेंज हुआ, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, उस पर जाना ही नहीं। क्रूशियल फैक्ट जो केस का ये है, जो आपको डिस्टर्ब करता हो, डिस्टर्बिंग पार्ट, वो वहां पे होना चाहिए। और थ्रू आउट आपके पेन चलने चाहिए और ब्रेन कूल होने चाहिए। ब्रेन में हैपेजर्ड हुआ, ये पेपर गड़बड़ाएगा। दूसरा ये है कि इन्होंने क्यों कहा कि प्योरली अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन, ये स्पेशल एम्फेसिस के पीछे सर्टेन रीजन है, और वो रीजन और मैसेज है, उसको आप समझिए। वो मैसेज बहुत क्लियर है कि योर मिस्टेक वुड नॉट बी एक्सेप्टेड और इग्नोर्ड, because it creates a lot of nonsense in a real world। और ये इनका नहीं है, ये सिस्टम का डिमांड है और इंस्ट्रक्शन है क्लियरली कि करेक्ट एट दिस पॉइंट। समझे, ये क्लियर मैसेज वहां से है। और ये भी है कि आपको स्किल चेक किया जाएगा, जैसा अजय जी ने बताया। और स्किल चेक करने के लिए जो टूल्स हैं, वो टूल्स हैं सिनॉप्सिस,
substantial question of law, grounds, prayers, and properly wrapped with the format, as I understand. सर्टिफिकेट पे हर एसएलपी पे सर्टिफिकेट जाता है और सर्टिफिकेट पर हम ये कहते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने नहीं लिया है, even though it is present but not taken quote below. और यदि ऐसा कोई फैक्ट आपके सामने आता है, you must have to move an additional application for the permission to file taken on record this fact. ऐसे सिचुएशन में यदि कोई भी फैक्ट यदि आप अपने मन से जनरेट कर लें, एज्यूम कर लें, प्रिज्यूम कर लें, निश्चित रूप से ये आपको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लीड करेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट इज द अंडरटेकिंग टू द कोर्ट बाय यू एंड इट इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ अंडरटेकिंग व्हिच इज अमाउंटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. किसी भी अंडरटेकिंग का वायलेशन एग्जैक्टली अमाउंटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. गलती से भी आप कोई भी फैक्ट एज्यूम नहीं करेंगे और कोई भी फैक्ट के बेसिस पर समथिंग विल इन्फर. जैसा कि आप सबने अभी बताया है कि इसका मतलब ये था, ये था, ये था, एग्जैक्ट वर्ड किसी ने नहीं, उन्हें वो सारे चीज किए, हमने क्रॉस एग्जामिन किए ऑन रियल फैक्ट आपके सामने. अब मैं रख रहा हूँ कि एग्जैक्टली केस क्या था, व्हाट हैपेंड ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट दे वांट टू कन्वे, और उनका इंटेंट क्या था. जस्ट लाइक दिस आपको एग्जैक्ट इंटेंट ड्रॉ करने हैं, रेदर देन कोई ऐसा इंटेंशन ड्रॉ कर लीजिए या कोई ऐसा प्रिजम्पशन स्टेटमेंट ड्रॉ कर लीजिए, इन्फर कर लीजिए, जिसका बेसिस या ट्रेस उस फैक्ट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता, जबरदस्ती कनेक्ट करता हो. दिस इज नॉट गुड. सो नॉट अ प्रॉपर, इट इज नॉट द कन्विंसिंग फॉर देम. दे आर वेल अवेयर. सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस वो 200, 400, 500, 800 लोगों का वो देखने वाले हैं. एक ही क्वेश्चन का आंसर 5 बार पढ़ने के बाद ना दिमाग एकदम पकने लग जाता है. उनके लिए टास्क है 200 का. एटलीस्ट कोई भी देखेंगे, 100-200 तो जरूर देखेंगे, इवन 50 भी देखा तो बहुत है. सो वी कैन नॉट फूल देम कि ना ये इंटेंशन नहीं था. एंड यू हैव डू नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू आर्गुमेंट देयर. whatever you will wrote, it would be the final, right or wrong. Either you are passing the correct message and they are getting the something which is जो आप करना चाहते थे वो मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे हैं. दैट इज ऑल्सो उसका जो बोलते हैं ना, खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ योर एम्बिगुअस मैसेज कन्वेइंग पैटर्न. आपको क्लैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कंफ्यूज ना करें. कहीं ऐसा तो नहीं आप लिख कुछ और रहे हैं और उसका मतलब कहीं और निकल रहा है, डुअल मीनिंग, और वो ऑफेंसिव ले लें. इट हैपन. तो क्लियर मैसेज, सिंपल वर्ड में प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ फैक्ट, प्रॉपर रेजिंग ऑफ क्वेश्चन, दैट्स ओनली अवॉर्ड यू द गुड मार्क्स. और वो उनके लिए बड़ा ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट. वो ये नहीं देखेंगे कि आपका हैंडराइटिंग कितना गंदा और कितना घसा हुआ है. ये यदि उनकी केस की आत्मा उनके सामने आ जाती, कैसा भी हैंडराइटिंग है, दे विल बी हैप्पी, चलो अच्छा लिखा है. वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वहां नहीं चेक कर रहे हैं, वहां पर वो चेक कर रहे हैं लीगल पॉइंट. सो बी केयरफुल. हाँ, ऑफकोर्स हैंडराइटिंग जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है आपका स्टेट ऑफ माइंड. कि आप यदि हैपेजर्ड हैं तो आपके हाथ से लिखे हुए बहुत सारी चीज आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे, काट पीट. यदि कंफ्यूज हैं तो काट पीट ज्यादा होगा.
वो सब बताता है हैंडराइटिंग, और क्लियर है माइंड में तो बड़े आराम से आप लिखते चले जाएंगे, सेम स्पीड में लिखेंगे, हैंडराइटिंग एनीवे अच्छा रहता है, need not be worried on that. And another part, you cannot change your own style overnight. जो आपने पूरी जिंदगी जिया है, जिसको रातों रात आप बदल नहीं सकते, और उसको कोशिश करके वी विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। तीसरा है कि रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो है ना, वो उन्होंने जो दिया है फरूका साहब ने, उसको आप बहुत सीरियसली एग्जामिन कीजिए, केयरफुली एग्जामिन कीजिए, क्योंकि वहां बहुत कुछ है, जहां से बहुत कुछ आपको गाइड मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट, मैंने कहीं से भी ये नहीं रियलाइज करने की कोशिश की और कहीं से भी ये फ्लेवर नहीं आया कि सूट पूछेंगे या सूट सॉर्ट ऑफ थिंग दे विल आस्क, या इलेक्शन पिटिशन पूछेंगे, या फिर आर्बिट्रेरी ये आर्बिट्रेशन पिटिशन पूछेंगे, बट माइट बी दे कैन आस्क, जस्ट माइट बी दे कैन आस्क, we cannot certainly say it would be, it would not be, but one thing I certainly say, they will ask the SLP, they will ask the writ, they will ask the TP, and they will ask the appeal. So original jurisdiction as well as appellate jurisdiction, इन दोनों को यदि आप कंबाइंड करें तो इन दोनों में हाई पोटेंशियल यही तीन चीज है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई पोटेंशियल। और इसके भी दो सेगमेंट है, रिट क्रिमिनल, सॉरी सिविल क्रिमिनल, और रिट के भी दो अलग सेगमेंट है, दैट इज द रिट एंड PIL। सबको स्पेसिफिकली आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इवन अपील एंड स्टैट्यूटरी अपील, स्पेशली स्टैट्यूटरी अपील, क्योंकि वो अपील के थोड़े से चेंजेस हैं, उस चेंजेस को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। वी विल डिस्कस इन डिटेल थ्रू आउट द सेशन। नाउ एक चीज और क्लियर है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बारूका सर ने आप लोगों को मैसेज दिया है, और ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहीं से भी ट्रैप होने वाली बात है, बी केयरफुली स्टिक ऑन दैट। वी विल टेस्ट हाउ मच डिड यू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, कोर असेसमेंट, व्हाई एंड हाउ। यदि आपको मैं कहूं कैसे आप चेक करें, कुछ सवाल पूछें और पता लगाएं ये इंसान सुप्रीम कोर्ट में कितना प्रैक्टिस किया, हाउ विल यू डू दैट। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस है ना, कहां से निकल करके आती है, रजिस्ट्री नहीं, कोर्ट रूम। कोर्ट कैसे प्रोसीड करती है, कोर्ट का पैटर्न क्या है, कोर्ट का कल्चर क्या है, कोर्ट किस चीज को एंटरटेन करती है और किस चीज को रिजेक्ट करती है, यू मस्ट हैव टू सेंस कोर्ट को क्या पसंद है और कोर्ट को क्या नापसंद है। एंड एज एन EOR बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज योर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में यू कैन बिहेव लाइक एन हायर्ड गन, meaning thereby you are least bothered about the rule of law and courts, you are fully committed to your client, माने क्लाइंट के हक में आप कुछ भी कीजिए, और कोर्ट यदि गलत जजमेंट दे रहा हो, मिसलीडिंग जजमेंट दे रहा हो, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्लाइंट तो खुश है, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्ट। So you can ignore the ethical part, you are ignoring your all the ethical part and prevailing only the partisanship part, that is called the hired gun। आपको हायर कर गया, धड़ 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 चलना शुरू हो गया,
कैजुअलिटी जो भी हो, जिसकी भी हो, इररिलेवेंट, बचने वाला अपना बचे। बट एथिकल प्रैक्टिस क्या होता है, यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल अबाउट द सिस्टम ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और कोर्ट से भी आप गलत फैसला ना लें, एक सही रास्ता निकालें, कोर्ट को अवेयर करें। दिस इज एडिशनल पार्ट, और वो पार्ट जो है ना कि हाइड कर लेने का, वो अलग हो जाता है। दैट इज द एथिकल पार्ट। And this is the practice of the Supreme Court, and this is the ideally expecting by the Supreme Court. At least fairly आप कोर्ट को assist कर, so that in the conclusive word I can say court can trust on you. ये बात जब मैं बोल रहा हूं, इसका अपोजिट शब्द है कोर्ट क्यों आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट करेगी, वो रीजन आप ना दें। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट जो चीज नहीं है, वो फैक्ट आप पिटिशन में लेकर के आ जाएंगे, अपने मन से एज्यूम करके फैक्ट फ्रेम करें। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है यू कैन एज्यूम इट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू कैन डू दैट। तब ये जो एक्ट है आपका, इट वुड बी मिसट्रस्ट बाय द कोर्ट, मस्ट बी गो ऑन दैट लाइन कि कोर्ट आप पे ट्रस्ट ना करे। इस तरीके की कोई हरकतें आपकी, अच्छा एक बात और है, आप पूरे साल भर या पूरी जिंदगी आप ट्रस्टवर्दी हैं, एक एक्ट आपका जो अनट्रस्टवर्दी हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा और लोगों को वो याद रहेगा। यहाँ ये नहीं देखा जाता, वी विल कम बैक अगेन इनटू द एथिक्स डिस्कशन, दैट आपका ईच एंड एवरी कंडक्ट वुड बी इवेल्युएटेड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, जो उस समय के लिए, और वहीं पर वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यदि आपने अच्छा किया है, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपने थोड़ा उल्टा किया है, आपको फटका रेप्रिमांड मिलेगा, और सीरियस किया है, एक्शन मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी ऑब्वियस एंड इट मस्ट बी टू कीप द सिस्टम इन प्लेस। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट डज इट मीन, कि हाउ मच डिड यू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, इसका क्या मतलब। The expectation of the court, you must be aware if you are practice, or in another words, in any way, if you are aware about the expectation of the court, it means that you are practice before. Ethical practice भी कह सकते हैं, that is also incorporated into them and elaborated in that manner and other ways. So umbrella, ethics, case laws and specific, logical and clear, ये सब कुछ उसी का पार्ट है। यदि मैं 4 पॉइंट को कैप्चर करूं इस मैसेज को, कि ultimate objective of this exam or for this paper would be to assessment how much you have practiced before the court. It is very clear how specific you are, how logical you are, how clear you are, how ethical you are, केस लॉ से कैसे सपोर्ट करते हैं, जजमेंट को कैसे सपोर्ट करते हैं, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट, and that is the only the practice of this court. अजय जी, राइट तो सर। इन सारे फ्रंट पे आपको अलर्ट रहना है, बहुत फेयर रहना है, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत ही नहीं। मिनिमम गाइडलाइन से आपको क्या करना है, नहीं करना है, लॉयलिटी वहां पर क्लियर रखनी है, यही सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट था, और वो क्लियर पॉइंट ये था कि क्वेश्चन कैसे होंगे। दे ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑन सर्टेन पार्ट कि क्वेश्चन कैसे होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन मतलब यू नो उन्होंने कहा कि कोई जजमेंट का एक पार्ट दे दिया जाएगा या एक केस दे दिया जाएगा, फैक्ट दे दिया जाएगा, यू नीड टू ड्रॉ इट। इसका क्या मतलब,
कोई भी जजमेंट जो रिसेंट आया है तो हाई प्रोबेबल है इस तरीके का, वो जजमेंट। अब मुझे याद है कि एक बार एक क्वेश्चन था कि एक लेडी, हैबियस कॉर्पस का केस था दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहां से आया था दिल्ली हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का केस था, और फिर वो एसएलपी बन करके सुप्रीम कोर्ट आया था, जस्टिस नरीमन सर ने वो फैसला दिया था। एक 2-3 साल पहले का आया हुआ क्वेश्चन है कि एक लेडी विदेश में, एक कपल विदेश में गया और वहां से उसके बच्चे हुए, और फिर वो वापस यहाँ आ गया, डिस्प्यूट वहां भी चला, डिस्प्यूट यहाँ भी चला। यहाँ आने के बाद कहा कि बच्चे को वापस करो, और ऑर्डर वहां का था, अमेरिकन कोर्ट का। उसके रिगार्डिंग हैबियस कॉर्पस यहाँ फाइल हुआ। फॉरेन जजमेंट भी था, इधर भी था, कॉम्प्लेक्सिटी थी। और वही क्वेश्चन हम लोगों ने गेस कर लिया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड डिट्टो वो क्वेश्चन आया। डिड यू नो व्हाट वाज द ट्विस्ट? उसमें क्वेश्चन में ये ट्विस्ट था, जो रोल पिटिशनर का था वो रिस्पोंडेंट को दे दिया गया था, और रिस्पोंडेंट का रोल पिटिशनर को दे दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि कैसे डिजास्टर हुआ होगा। और कॉपी चेक करते समय उन लोगों ने कितने मजे लिए होंगे, अच्छा ये भी फंसा, ये भी फंसा, ये भी फंसा। तो बी अवेयर, और वो सब कुछ इसी में है, क्लियरली लिखा हुआ, जो कि कोर असेसमेंट रिगार्डिंग हाउ मच डिड यू प्रैक्टिस इन दिस कोर्स। स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर, आपके हर एक पॉइंट का दिया जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना कि सिनॉप्सिस होगा, ये होगा, ग्राउंड होगा, ये हर जगह होता है, होगा ही। बट द क्वेश्चन इज कि प्योरली इन अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, और वो होते हैं नथिंग न्यू। बट वो मैसेज ये क्लियर देना चाह रहे थे कि इसके सारे इंग्रेडिएंट को हम फेयरली एसेस करेंगे एंड प्रॉपरली एसेस करेंगे। और वन मोर थिंग इज वेरी क्लियर कि क्वेश्चन बनाते समय वो सर्टेन चेक पॉइंट्स उनका, नॉट क्वेश्चन बनाते समय, मतलब इवन इन इट्स देयर ओन लास्ट एक्सपीरियंस, उसमें ही उन्होंने चेकलिस्ट प्रॉपरली स्ट्रक्चर हो ही चुका होगा, मैच्योर हो चुका होगा कि क्या एसेस करना और कैसे मार्क्स अवार्ड करना। But it's a good part कि certain checklist is there and they are awarding accordingly. अब आप लोग बताइए, most of the crucial information is break by the guidelines regarding already break by the Varuka sir, and the depth of the questions, cruciality of the questions कि कहाँ आप फंसेंगे, किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, it was discussed by the experience of ये चौहान sir. So this is my assessment regarding that lecture. अब आप लोग मुझे बताइए कि मैंने कितना सही असेस किया या नहीं किया। बंसल साहब, पता नहीं कल से बंसल साहब बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। भाई इतना गुस्सा मत हो यार, तो तुम्हारे एंड पे वॉइस क्यों नहीं आ रहा है? मौन व्रत लेते हो लगता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ योर डिवाइस? मे बी वो हो सकता है। चलिए अजय जी, तो आई राइटली कैप्चर द थिंग्स। एक्स्ट्रा सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे। ये भी पार्ट सही है, वो दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे आपको। He said, sir, Bharuka sir said, you will get 30 minutes extra. Make the best use of it. There will be general instructions. That will be for reading the Generally paper. for the reading of the case. Generally for the reading of the case. Make the best use of it. The paper will have general instructions. Read them very carefully, and every question will have its own instructions. Read that too carefully.
वहीं पर होगा, क्लियरिटी है, ये काफी फेयर एंड क्लियर डील है, इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, और जो जिन्होंने अच्छे तरीके से किया हुआ है दे आर वेरी मच कंफर्टेबल, कोई चॉस नहीं है। एंड वी विल डिस्कस थ्रू आउट द वीक, आई विल एक्सपेंड अ वीक ऑन ऑल दिस थिंग्स, एंड दिस इज द गुड गाइडलाइंस फॉर अस आल्सो। मुरारी जी, यस सर। बताइए, हमने जो वापस समराइज किया, डज दिस Yes, correctly it is. summarize, or is this Now beyond the we are better enlightened, sir. logical and We are clear, better or enlightened. is there ambiguous? We are better enlightened today after analysis by you on the basis of the feedback. सर चले सर, तो फिर कंक्लूड करें आज का। सर 1 मिनट बस, मैं ये कह रहा एक था कि प्रश्न आपने, पूछना है। आप पूछे पहले आप प्लीज सर। ललित जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, ये उसमें उन्होंने स्पेशली बोला था कि आंसर मस्ट बी सपोर्टेड बाय केस लॉ एंड दिस थिंग स्टैट्यूट। तो इसमें सवाल ये है कि केस लॉ जो है, जो मुझे ये केस लॉ डाउट सर, ललित जी मुझे ये डाउट है कि वो बोले होंगे मस्ट बी, मस्ट बी। अच्छा नहीं, इसमें या मैं मेरा देयर मे बी या मे बी, आपने मस्ट बी सुन लिया, क्योंकि एवरीवन कैन नॉट सपोर्ट द केस लॉ एंड दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। नहीं, जो मेरा सवाल है वो और आपको यदि लगता है केस लॉ सपोर्ट करना चाहिए हर जगह, ऑफ कोर्स इट हैज अ सर्टेन वेटेज, बट आप मान लीजिए कि आपको केस लॉ नहीं याद आ रहा है, विल यू स्टॉप राइटिंग? नहीं, नो। मैं जो पूछना चाह रहा हाउ हूँ, विल यू सपोर्ट देम? दैट इज योर ओन डोमेन। क्योंकि ये जो केस लॉ है ड्राफ्टिंग का, आप जरा सोचिए, यदि मैं सोचूं कि केस लॉ इसमें सपोर्ट करना ही है, कौन सा केस लॉ? क्योंकि क्या पूछा जाएगा, वी डजंट नो, इट वुड बी सिविल, इट वुड बी रेट, इट वुड बी व्हाट, और किस लीगल प्रिंसिपल पर है, जो मुझे याद रहेगा ऑन द स्पॉट वही हम सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले से क्या प्रिपेयर करें? वी डजंट नो व्हाट काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग विल कम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर सीनियर सिटीजनशिप एक्ट है, या कौन सा एक्ट है, कहाँ से, या एनडीपीएस है, या कौन सा, इवन पिनल प्रोविजन 1000 है। हाउ डू आई डू दैट? We can prepare on the procedural jurisprudence, civil jurisprudence है तो रिवर्सल रूल ऐसा होना चाहिए, वहां पे हम प्रिपेयर हो सकते हैं, 4 साइटेशंस लेकर के तैयार हो सकते हैं। But how do we do that with all the ground? It must be. What does it mean? नहीं, मेरा एक सवाल था कि सपोज कोई केस है जिसको हाई कोर्ट ने रिलाय नहीं किया ना, दोनों पार्टी में से किसी ने भी रिलाय नहीं किया, तो क्या हम कोई केस अपनी मर्जी से सपोर्ट में या अपोजिशन में अपनी तरफ से कोई भी नया केस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, मतलब वो केस जो डिसाइड हुआ है, या वो केस जो नहीं, वो डिसाइड केस हुआ, नहीं, उस केस की सपोर्ट में, सपोज मान लीजिए हाई भाई कोर्ट वो के अंदर। कोर्ट में जो आप रेफरेंस देंगे, does this with the decided case or does this come through your imagination? हाँ नहीं, मेरी इमेजिनेशन की ही तो बात हुई ना फिर इसमें। देखिए, ऐसा सपोज मान लीजिए कि हाई कोर्ट के अंदर सपोर्ट में 6 जजमेंट थी, अपोजिशन में 3 जजमेंट थी, ठीक है। लेकिन जो है अब जो है, अब जब मैं यहाँ हाई सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ, तो मेरे दिमाग में कोई और, उन 6 मान लीजिए सपोर्ट में थी मेरे जजमेंट, मैं 6 के बजाय 2 और जजमेंट उसमें डालना चाहता हूँ। तो क्या ये जो है नया जो इंट्रोडक्शन है जजमेंट का, ये इस स्टेज पर हम कर सकते हैं कि या नहीं? See, the answer is yes, we can, because the reason is fact you cannot introduce or generate. Law you can raise at any point of time. Law is law. Law is having the मेन status, वो प्रिंसिपल जहाँ पे है वो है, यदि वो छोटा है तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन anyway can be added at any time and it can be made an issue any time. Yes,
as per requirement of the case. As per requirement of the case, yes. Yes, correct. Understood. It was just I wanted to ask a clarification, that's all. Sir, thank you. हाँ, यशपाल जी प्लीज. सर आपने जो अपील का बात किया ना, ये एंटीसिपेशन था, हम लोग विश कर जाते हैं. बारुखा साहब ने एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहा था, डिफरेंस बिटवीन सिविल अपील एंड सिविल एसएलपी. ये उन्होंने क्वेश्चन बोला था, अगर आप देखें उनके उसमें है. और उसके बाद बी केयरफुल एट दिस पॉइंट. आपको, हाँ आप जरा बोलिए, मैं थोड़ा इस पे सब्सटेंशिएट करूंगा. हाँ सर, डिफरेंस बिटवीन सिविल अपील एंड सिविल एसएलपी. सर बोलिए. डिफरेंस बिटवीन सिविल समझ गया, अपील. आगे बढ़िए. उसके बाद उन्होंने जो सिनॉप्सिस को कहा था 2-3 सेंटेंस में देना बस. उन्होंने स्पेसिफिकली कहा नॉट मोर देन हाफ पेज. अगर आप लेक्चर सुने होंगे. ऑब्वियसली मैंने नहीं सुना, मैंने आपको बताया. नहीं, मैं सभी से कह रहा हूँ सर. और इससे पहले चौहान साहब ने 42nd और 44 अमेंडमेंट की भी बात की थी, और उसके साथ उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 84, 102 इनका जिक्र राजा राम के केस में किया था सर. और एक ही बात कही थी, ड्राफ्टिंग सबस्यूम्स एवरीथिंग. ये उनकी हाईलाइट थी सर. एवरीथिंग शब्द बोला था सर. जी सर, इतना सबमिशन था मेरा. सर और एक चीज है, चौहान सर ने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया ना, उन्होंने 3-4 काइंड ऑफ पिटिशंस की भी बात की थी. 32, 139 है, 131 सिविल अपील्स, स्टैट्यूटरी अपील्स और रेफरेंस. उसको तो कंफर्म कर दिया. रेफरेंस का क्या पिटिशन होता है? हाँ, क्या होता है उसका? कोई रूल है, रेगुलेशन है कि किसके थ्रू फाइल होगा? So they talked about the jurisdiction only. Jurisdiction, yes. Jurisdiction only. So they didn't break कि इससे क्वेश्चन आएंगे और ये इम्पोर्टेंट है. वो नहीं, उससे वो पता नहीं चलता. ये मान लीजिए नेचर ऑफ रेमेडी इज ओनली. मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, रेट पिटिशन, ट्रांसफर पिटिशन, और ये अपीलेट जुरिडिक्शन के अंदर एसएलपी एज वेल एज अपील. इट मे बी a statutory and most of the thing it would be the statutory only. So statutory अपील के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना. और सिविल हो या क्रिमिनल हो, जो भी है, स्टैट्यूटरी अपील और एसएलपी के बीच में डिस्टिंक्शन. अभी सर ने बोला कि वाडुका सर ने ये भी बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल अपील एंड एसएलपी और क्रिमिनल अपील एंड एसएलपी. सो ये चारों पॉइंट्स पे क्या डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज है वो आपको देखना पड़ेगा, इवन इन द ड्राफ्टिंग फॉर्मेट और इवन इन द कंटेंट और इवन इन द लॉ, वेयर आप ये डिसाइड कर सको कि ये इस लाइन पे जा रहा है. ये एक सवाल पूछना था कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नॉट पार्ट ऑफ प्लीडिंग, कैन इट बी रेज्ड इन द एसएलपी स्टेज और नॉट? डिपेंड्स. बिकॉज फॉर एग्जांपल, राइट टू डिफेंस, जनरली इन मर्डर केसेस वी डोंट टेक दिस डिफेंस कि भाई जो है ये मैंने जो है आउट ऑफ कई कंडीशंस ऐसी होती हैं, कई प्ली ऐसी होती हैं जिनको हम लेते ही नहीं है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में ध्यान आता है कि यार ये प्ली लेनी चाहिए, और वो जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ प्लीडिंग. जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस. सर मैं एक बात आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई मैटर चैलेंज करते हैं ना, दिस इज नॉट द फोरम फॉर करेक्शन ऑफ योर ओन मिस्टेक. आप क्या करते हैं, जो लास्ट फोरम है उसकी क्या गलती है उसको पॉइंट आउट करते. तो न्यू प्ली. सर आप जरा ध्यान से सुनेंगे, कंप्लीट तो करने दीजिए. इतना उत्साहित और एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं. पूरा ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिए. ऑब्जेक्टिव ये है कि जो करेक्शन ऑफ फिक्स बिलो कोर्ट बिलो में हो जाना चाहिए था, आइदर हाई कोर्ट ने किस पार्ट को इग्नोर किया, जो उसको नहीं करना था, एज एन कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी में भी वो बैठ रही है, अपडेट कैपेसिटी हो सकती है, रिट कैपेसिटी हो सकती है,
सबके अपने जूरिस्प्रूडेंस लिमिटेशंस है, उस पॉइंट को आप रीच कर सकते हो सारे पॉइंट्स। और इसीलिए किसी भी फोरम में कोई भी पॉइंट होता है तो वहां पे पूरी की पूरी प्लेडिंग्स होती है, फैक्ट प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ यदि अनलॉफुल है और अनजस्टिस की तरफ लीड करता है, वी कैन रीच हियर। या wrongly decided या not taken, then let them court decide कि क्या करना है। You must have to clear your court. So you depends on the situation. यदि क्वेश्चन कंसर्न है कि प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय कोर्ट बिलो और इम्पुंग जजमेंट जहां से आ रहा है, तो उसको आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है ऑब्वियसली उस समय नहीं लिए गए होंगे, यहाँ आप ले सकते हैं। और दूसरा पार्ट, as far as concerned to the some mistake you did before the trial court, you may point out to the court clearly that it was not taken, but injustice is happening, court will take their own course, fair enough, and it is the ethical practice and conduct and practice of this court, it is expected. Okay, sir, should I conclude? Thank you. Today the Thank leading you, case. sir. Thank you, sir. Today we have leading cases class today lecture. Thank you, sir. No sir, today Thank you, I sir. guess जहाँ तक क्या Leading cases. Leading cases. Ethics है। आज लीडिंग केस है, एथिक्स नहीं है, लीडिंग केस। तो आज का तो और भी इंटरेस्टिंग है। Yes sir. एक चीज किसी Sir, can you please kindly share the recordings for yesterday? और